नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 29 जनवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोरोना काल में क्यों बजवाई थी थाली, परीक्षा पे चर्चा पे पीएम मोदी ने किया खुलासा। ज्ञानवापी केस हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सील किए गए परिसर के सर्वे की मांग। नीतीश कुमार जल्द करेंगे कैबिनेट विस्तार, विधायकों की लग सकती है लॉटरी, उनके नाम आपको बताएंगे। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद चीन का बयान, जिनपिंग बोले हम फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। इराक से बचे हुए सैनिक निकालेगा अमेरिका, पहले राउंड की बैठक हुई। इराकी पीएम ने कहा था आपसी लड़ाई के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल ना करें। भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है, अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। 20 करोड़ में बनी हनुमान 250 करोड़ के पार गई, सीक्वल पर 1000 करोड़ लगाने को तैयार प्रोड्यूसर्स। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को 2 बड़े झटके, जडेजा और राहुल चोट के कारण बाहर। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। पीएम मोदी ने आज देश के छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। बोर्ड परीक्षा में बच्चे बिना किसी मानसिक तनाव के शामिल हों, इसके लिए पीएम मोदी ने कई गुरु मंत्र भी दिए। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कई चीजों का जिक्र किया। गौरतलब है कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में मैंने देशवासियों को ताली और थाली बजाने को कहा। हालांकि ये कोरोना को खत्म करने के लिए नहीं करता, लेकिन एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। पहले खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत कर आता है तो कभी कोई जीत कर नहीं आता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले कोई नहीं पूछता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसके ढोल पीटूंगा। जिसके पास जितना सामर्थ्य है उसका सही उपयोग करना चाहिए। अच्छी सरकार चलाने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ सही जानकारी और गाइडेंस आना चाहिए। वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल से अपील की गई है कि वो परिसर में मिले शिवलिंग का सर्वे करें ताकि उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। याचिका में कहा गया कि सर्वे करने के लिए शिवलिंग के आसपास की आर्टिफिशियल या मॉडर्न दीवार और फ्लोर को हटाया जाए। बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सील किए गए पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। इससे पहले 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर में सील बंद वजू खाना यानी कि स्नान जल टैंक का सर्वे कराने की मांग करने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि 10 सील बंद तहखानों में हिंदू मंदिर के सबूत और कलाकृतियां हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजग के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के एक दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद और अन्य विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल करने के लिए जोरदार पैरवी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने सोमवार को विभागों के बंटवारे के लिए अपने नए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक के बाद एनडीए घटक दलों के नेता विभागों के बंटवारे को लेकर चुप्पी साध रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिवालय सोमवार शाम को पोर्टफोलियो वितरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। कैबिनेट बैठक में रविवार को शपथ लेने वाले सभी 8 मंत्री शामिल हुए। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा भाजपा के प्रेम कुमार, जदयू नेता श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्ति करने के बाद इलाहाबाद एचसी के आदेश पर रोक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई अगली तारीख पर जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को भी यही निर्देश दिया है कि वो दलीलें पूरी करेंगे और लिखित दलीलें दाखिल करेंगे। विदेशी खबरों की बात करें तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा, जो कि 25 और 26 जनवरी की हुई थी, उसके 3 दिन बाद चीन ने फ्रांस को लेकर बयान दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फ्रांस के रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दरअसल 27 जनवरी को चीन और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए। इसके बाद अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों के विकास को महत्व देता है। हम फ्रांस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके विकास के नए रास्ते खोलना चाहते हैं। आज दुनिया एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर है। चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। भारत की यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत के साथ सहयोग तेज करने के अलावा हिंद महासागर में एक महत्वाकांक्षी डिफेंस रोड मैप का अनावरण किया था।
हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। वो लगातार यहां अपने जासूसी जहाज भेजता रहता है। इससे निपटने के लिए भारत 19 से 27 फरवरी तक हिंद महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। इसमें फ्रांस की नौसेना भी शामिल होगी। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया समेत 50 देशों की नौसेनाएं भी शामिल होंगी। वहीं इराक में मौजूद अमेरिकी सेना को निकालने के लिए शनिवार को बगदाद में पहले राउंड की बैठक हुई। इसमें इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी सहित कई सीनियर अधिकारी और इराक की सेना के अफसर मौजूद रहे। पीएम ऑफिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इराक और अमेरिका के बीच सैन्य गठबंधन को खत्म करने के लिए पहली बैठक हुई है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ बने वैश्विक गठबंधन के सैन्य मिशन को खत्म करने का नेतृत्व करेंगे। फिलहाल इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इराक के पीएम ऑफिस की स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। ये इस बात की जांच करेंगे कि इराक में फिलहाल आईएसआईएस का कितना खतरा है। इसके अलावा इराकी सेना को मजबूत करने के लिए कितनी ट्रेनिंग और सपोर्ट की जरूरत है, इस चीज की भी जांच होगी। अमेरिका के मुताबिक सैन्य मिशन खत्म करने की शर्तों पर बातचीत के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसकी पहली बैठक पिछले साल हुई थी, लेकिन गाजा में इजराइल की जंग तेज होने के बाद से इराक में मौजूद ईरान समर्थक गुटों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर कई हमले किए। इसके जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की। हालांकि इराक में इसका जमकर विरोध भी हुआ। वहीं 2024 और 25 के लिए अंतरिम बजट पेश किए जाने से 2 दिन पहले वित्त मंत्रालय ने आज यानी 29 जनवरी को बताया कि भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के ऑफिस के अधिकारियों ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग ने पिछले 3 साल में इकोनॉमी को 7% से ज्यादा की विकास दर पर पहुंचा दिया है। पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण निजी खपत और निवेश में मजबूती आई है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए उठाए कदम और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से सप्लाई साइड भी मजबूत हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आने वाले सालों में भी इकोनॉमी 7% की दर से बढ़ना जारी रह सकती है। केवल भू राजनीतिक संघर्षों का बड़ा जोखिम एक चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर प्रदान करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। बात करें मनोरंजन जगत की, तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री लगातार माइथोलॉजी पर ऐसी फिल्में बना रही है जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। मौजूदा ट्रेंड देखें तो ये छोटे बजट की माइथोलॉजिकल फिल्में सरप्राइज हिट भी साबित हो रही हैं। अब हाल ही में आई हनुमान को ले लीजिए। हनुमान का बजट 20 करोड़ था, लेकिन 15 दिन में इसकी कमाई 250 करोड़ के पार पहुंच गई है। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए अब मेकर्स इसका सीक्वल जय हनुमान बना रहे हैं, जिस पर प्रोड्यूसर्स 1000 करोड़ तक लगाने को तैयार हैं। ऋषभ शेट्टी की भूत कोला परंपरा पर बनी कांतारा हो या भगवान कृष्ण पर बनी कार्तिकेय 2, साउथ में बनी ये फिल्में अब पैन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी सक्सेस हासिल कर चुकी हैं, जो कि वाकई कमाल की बात है। बात करें खेल जगत की, तो इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण बाहर हो गए हैं। चयनकर्ताओं ने सौरभ कुमार, सरफराज खान और वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया है। 5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 28 रन से हार झेलनी पड़ी थी। जडेजा और राहुल इसी मैच के दौरान चोटिल हुए। हैदराबाद में पहले टेस्ट के चौथे दिन जडेजा को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस हुआ। पैर का स्कैन कराने के बाद उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। वहीं केएल राहुल को थाई में दर्द की शिकायत है। इस कारण उन्हें भी दूसरे टेस्ट में आराम दिया गया है। रविंद्र जडेजा हैदराबाद टेस्ट के चौथे दिन इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के डायरेक्ट हिट से रन आउट हो गए। पवेलियन लौटने के दौरान उन्हें चलने में दिक्कत हुई। मैच खत्म होने के बाद जडेजा ने हैदराबाद में ही पैर का स्कैन कराया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।